गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। देखिए, आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी क्षितिज और अध्याय 4 जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित आत्मकथ्य। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के बारे में कुछ जान लें। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। कहाँ पर? वाराणसी में। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण, मतलब स्थितियां अच्छी न होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। कहने का मतलब है कि 1889 में इनका जन्म हुआ और 1937 में इनका निधन हुआ। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं, मतलब कविता कौन कौन से उन्होंने रचना की थी? चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। कमायनी बहुत चर्चित थी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कमायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। ठीक है, एक पारितोषिक का नाम है। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे, मतलब कहानी से संबंधित। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास। ठीक है, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। अब देखिए आगे, प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। मतलब अपनी कविताओं में वह इतने प्रकार के सौंदर्य का प्रयोग किया करते थे। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, अब आइए आते हैं हम लोग आत्मकथ्य से संबंधित संक्षेपण में। आखिर ये कविता क्या कहना चाहता है? देखिए, अब यहाँ पर यह मत देखिएगा कि जयशंकर प्रसाद का प्रारंभ हुआ है तो प्रेमचंद का चर्चा क्यों किया जा रहा है। देखिए, प्रेमचंद के संपादन में हंस एक पत्रिका का नाम था। हंस पत्रिका का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने, मतलब जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। किससे? जयशंकर प्रसाद से। उनके मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। ठीक है, इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य। ठीक है, देखिए, एक होता है आत्मकथा और एक होता है आत्मकथ्य। तो आत्मकथ्य में अपने जीवन के बारे में कुछ ही दिखाया जाता है, कुछ ही बताया जाता है, और आत्मकथा में सब कुछ बताया जाता है। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ, मतलब वास्तविक एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है कि जीवन में क्या कमी थी। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए, मतलब प्रकट करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, मतलब छोटे, सुंदर एवं नवीन, मतलब नए शब्दों और बिंबों का, वस्तुओं का प्रयोग किया है या स्थितियों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, मतलब वास्तविकता को स्वीकार करना है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी। अब देखिए
एक अर्थ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ पाठ्यपुस्तक में। देखिए कि आखिर ये कविता आत्मकथ्य है क्या। यहाँ पर हम लोगों ने अभी देखा था कि जयशंकर प्रसाद के मित्रों ने उनसे आग्रह किया था कि वे भी अपने बारे में कुछ लिखें, लेकिन प्रसाद जी इससे सहमत नहीं थे। फिर भी उन्होंने लिखा था और वही कविता है आत्मकथ्य। ठीक है। वास्तव में आत्मकथ्य कविता में प्रसाद जी ने, मतलब जयशंकर प्रसाद ने, आत्मकथा लेखन के विषय में अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की है, अपने मन की बातें प्रकट की है। प्रसाद जी के मित्रों और प्रशंसकों ने उनसे आत्मकथा लिखने का अनुरोध किया था और इसी अनुरोध का यह जवाब है जिसके तौर पर हम लोग ये कविता आत्मकथ्य पढ़ना है। ठीक है। तो देखिए प्रारंभ करते हैं। मधुप मतलब मन रूपी भौंरा, मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मतलब कवि कहते हैं कि गुंजन करते हुए, ठीक है, मधुप मतलब भौंरा, गुनगुना मतलब भौंरे की आवाज़, गुंजन करते भौंरे और डालों से मुरझा कर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, उसका अपना जीवन भी व्यथाओं की कथा है। इस अनंत नीले आकाश के तले नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास मतलब आत्मकथाएं लिखे जा रहे हैं। इन्हें लिखने वाले, देखिए, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मालिन उपहास। मतलब इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग तथा उपहास का पात्र बनाया है। मतलब सब लोग उस पर हंसने लगे हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। ठीक है। कवि मित्रों से पूछता है कि क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखे। ठीक है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले, तुम ही मतलब मित्रों को बोधित किए, तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। मतलब इस खाली गगड़ी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग कविता की संपूर्ण पंक्तियों को कुछ भाग में बांटकर उसका अर्थ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। इसमें मैं पहला दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए आप लोग को कहाँ से कहाँ तक लिखना है। मधुप से लेकर रीति तक। ठीक है। देखिए मधुप से लेकर और रीति तक। ठीक, टिक आउट कर लीजिएगा। देखिए पहला का कि कवि कहता है कि गुंजन करते भौंरे और डालों से मुरझा कर गिरती पत्तियां जीवन की करुण कहानी सुना रहे हैं। उसका अपना जीवन भी व्यथाओं की कथा है। इस अनंत नीले आकाश के तले मतलब आसमान के नीचे नित्य प्रति असंख्य जीवन इतिहास मतलब आत्मकथाएं लिखे जा रहे हैं। इन्हें लिखने वालों ने अपने आप को ही व्यंग्य तथा उपहास का पात्र बनाया है, हंसी का पात्र बनाया है। कवि मित्रों से पूछता है कि क्या यह सब देखकर भी वे चाहते हैं कि वह अपनी दुर्बलताओं से युक्त आत्मकथा लिखें। इस खाली गगड़ी जैसी महत्वहीन आत्मकथा को पढ़कर उन्हें क्या सुख मिलेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको दिखा देता हूँ आप लोग को। इसमें टोटल 4 भाग मैंने इस कविता को बांटा है और ये पूर्ण 4 भाग मैं आप लोग को, अब जो बच गए 3 भाग वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो हम लोग का यह कविता समाप्त होगा। धन्यवाद।